नमस्कार दोस्तों, 19 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? तो भैया 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू कर दी है भारत सरकार ने। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने गलत तरीके से चाइनीज कंपनी को इंडिया में शेल कंपनीज बनाने दी, जिसके बेसिस पे चाइनीज कंपनी इंडिया के बहुत से बिजनेसेस को ओन करती है। तो कैसे नॉर्म्स को फ्लाउट करके गलत तरीके से चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर आने के लिए इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मदद की, इसके लिए अब इन चार्टर्ड अकाउंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अग्निपथ डील को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो रिलैक्सेशन दिए गए, इसकी बात की जाएगी। अमृत सरोवर मिशन के अंदर जो तालाब और पॉन्ड्स बना के वाटर कंजर्वेशन के मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, वहां से जो मिट्टी खोदी जाएगी, जो पत्थर खोदे जाएंगे, उन पत्थर को रेलवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। इसको समझेंगे। रवांडा माइग्रेंट प्रोग्राम को फाइनली बोरिस जॉनसन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसको लेके इंग्लैंड में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गार्लिक यानी कि जो आपका लहसुन होता है, इसके दाम बहुत घट रहे हैं और इस बात को लेके जो गार्लिक बेल्ट है इंडिया की, वहां पे थोड़ा बवाल मच रहा है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और भाई सुंदरबंस में कोविड की वजह से मैटर्स बहुत ज्यादा खराब हो गए, ये न्यूज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इतनी न्यूज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इनएब्रिएटेड। मतलब क्या है? अफेक्टेड बाई एल्कोहल, ड्रंक। इनएब्रिएटेड का मतलब जो एल्कोहल से अफेक्टेड है, पिया हुआ सा, पियक्कड़ टाइप सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है? द मदर वॉज कमिटेड बाई हिम इन एन एब्रिएटेड स्टेट। भाई इनएब्रिएटेड मतलब बिल्कुल ही पिया हुआ, एकदम पिड़क्कड़, बिल्कुल नशे में। तो जैसे यहाँ पे एक न्यूज आप देख रहे हैं कि एक 47 साल के मैन ने अपनी वाइफ का गला घोट दिया, क्योंकि उसने उसको डिनर सर्व नहीं किया था, डिनर सर्व करने से मना कर दिया था। मतलब इनएब्रिएटेड हालत में वो मर्डर कर गया, उसको पता ही नहीं चला। सुबह जगह तब उसको याद आया कि हाँ उसने मर्डर कर दिया है। तो इनएब्रिएट मतलब बिल्कुल ही पिए हुए, जिसको आप क्रूड भाषा में बोलते हो भंड, मतलब बिल्कुल ही दारू के नशे में। ओके, चलिए पहली न्यूज, सेंटर ऑफर्स टू स्वीटन अग्निपथ डील। देखिए अगर लाइक का बटन अब तक नहीं दबाया हो तो जरूर दबा दीजिए, रिमाइंड करना जरूरी होता है। तो अग्निपथ स्कीम को लेके ओवरऑल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए प्रोटेस्ट वायलेंस पूरे देश में चल रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप हर जगह पे यही वीडियो, यही न्यूज इस समय पे आपको नजर आएंगी। तो भारत सरकार ने ओवरऑल थोड़ा सा अग्निपथ स्कीम को स्वीटन किया है, थोड़ा सा इसको और बच्चों के लिए ना यूजफुल बनाया हुआ है। तो रिजर्वेशन आप कह सकते हो अप्रूव किए हैं अग्निवीर के लिए जॉब में, उन सारी जॉब्स में जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पे अग्निवीरों को जॉब दी जाएगी और बहुत सारी यूनियन मिनिस्ट्रीज ने भी प्रॉमिस किया है कि वो जॉब देंगे आगे। ओके, राजनाथ सिंह जी ने भी अनाउंसमेंट की कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं सिविलियन की, उसमें 10% की वैकेंसीज को यहाँ पे रिजर्व किया जाएगा। कोस्ट गार्ड के अंदर भी यहाँ पे नौकरियां रिजर्व होंगी और ये नौकरियां एक्स सर्विसमैन के कोटे के अलावा होंगी। मतलब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं जा रहा है, एक्स सर्विसमैन के कोटे के अंदर जो भी रिक्रूट रिजर्वेशन होता है उससे अलग ये अग्निवीर का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा सरकार का बोलना है। फिर जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इनको भी ये बोला गया है कि आप अपने रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट रूल्स में सिमिलर अमेंडमेंट्स करिए, ताकि इसके बेसिस पे अग्निवीर से उनको नौकरी वगैरह मिल सके। फिर एज रिलैक्सेशन प्रोविजन भी यहाँ पे दिया जाएगा। जो लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और आसाम राइफल्स में जा रहे हैं, उनके लिए आप कह सकते हो कि 10% वैकेंसीज रिजर्व होंगी। मतलब जो अग्निवीर से उनके लिए 10% सीटें सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिजर्व होंगी। अपर एज रिलैक्सेशन इनको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी है, ये अपने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू इन अग्निवीरों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे। वो अग्निवीर जिन्होंने 10वीं कक्षा पढ़ी है, 12वीं कक्षा नहीं पढ़ी है, वो 12वीं कक्षा की क्वालिफिकेशन ले पाएंगे अपनी सर्विस के समय पे। किसके थ्रू? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक 3 साल का स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जहां पे ओवरऑल स्किल के बेसिस पे बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा इन अग्निवीर को। इस प्रोग्राम को बनाया जाएगा इग्नू के द्वारा और इग्नू के इस प्रोग्राम में 50% जो क्रेडिट्स हैं ग्रेजुएट डिग्री के, वो स्किल ट्रेनिंग से आएंगे। तो जो भी स्किल ट्रेनिंग मिली है टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, इन अग्निवीरों को 50% क्रेडिट वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और बाकी 50% बहुत सारे अलग अलग जो कोर्सेज करेंगे अग्निवीर उसके थ्रू।
अब एग्जैक्टली ये 3 साल का बैचलर प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन से हिसाब से डिग्री दी जाएगी, क्या पासिंग एग्जाम होगा, इसके बारे में अभी के लिए डिटेल नहीं है। वो मॉडलिटीज बाद में बाद में फाइनलाइज की जाएंगी। फिर भाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स और वाटरवेज ने अनाउंस किया है कि भाई अग्निवीरों को इनकी आर्मी से रिटायरमेंट के बाद मर्चेंट नेवी में हम अपॉर्चुनिटीज खोलने की कोशिश करेंगे। मर्चेंट नेवी में आपको पता ही है कि अच्छी खासी सैलरीज मिलती है, तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती है। मर्चेंट नेवी का प्रोफेशन इसीलिए लोगों को पसंद आता है, एक्चुअली में काफी टफ प्रोफेशन होता है। एक बार आप सेलिंग पे निकले तो महीनों बीत जाते हैं समुद्र में, तो इट इज नॉट एन इजी प्रोफेशन, बट इट इज अ हाईली पेइंग जॉब। तो बहुत सारे लोग इसलिए मर्चेंट नेवी जाते हैं, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, 3 4 5 लाख रुपए बड़े आराम से महीने का मिलता है। तो इसीलिए वो अग्निवीर जो कि मान लो सेलर बन के जाते हैं, तो सेलर्स के लिए नेवी से रिटायर होने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मर्चेंट नेवी में ओपन हो जाएंगी। ओके, तो स्किल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि इन आर्म्ड फोर्सेस के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सके उन स्किल्स में जिसको बाद ही सिविलियन रोल्स में अप्लाई कर सके। अग्निवीरों को स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप जॉब रोल्स भी उनको मिलेंगे, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे बोली जा रखी। एक और बात यहाँ पे बताई जा रही, एक बार अग्निवीर 21 साल के बाद रिटायर होते हैं, मतलब 21 साल मतलब अपने 4 साल के टेन्योर के बाद रिटायर होते हैं, तो स्टेट पुलिस फोर्सेस में भी इनके भर्ती के चांसेस बनेंगे। स्टेट पुलिस फोर्सेस जो कि आज की डेट में इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स जैसी चीजों के साथ टैकल करती हैं, तो इन अग्निवीरों का जो एक्सपीरियंस है वो स्टेट पुलिस फोर्सेस में भी यूज हो सकता है। जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। फिर 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज को भारत सरकार ने धर लिया है। एक्चुअली इनके रोल के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है और इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात की गई, क्योंकि इन्होंने चाइना की शेल कंपनियों को मदद की है नॉर्म्स और रूल्स को बाईपास करके इंडिया में कंपनीज ओन करने। शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, लेकिन इस शेल कंपनी ने अपने अंदर बहुत सारी और कंपनीज ओन कर रखी होती है और इन बहुत सारी कंपनीज की ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशंस होते हैं। तो शेल कंपनी मतलब वो कंपनी जो खुद ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो और बहुत सारी कंपनीज को ओन कर रही है जो ग्राउंड पे बिजनेस कर रही है। तो शेल कंपनी कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से देखी जाती है। अब चाइना की ऐसी बहुत सी शेल कंपनीज इंडिया के अंदर खुली हुई हैं और ये शेल कंपनी इंडिया में बहुत सा बिजनेस ओन करती हैं। और पहले तो भारत सरकार को इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि हम चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे कर रहे थे। लेकिन जब से 2020 का गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार को भी समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में चाइना बहुत हद तक एंटी इंडिया है। इसलिए भारत सरकार ने चाइनीज एक्टिविटीज के ऊपर जितना हो सका उतना कर्व लगाने की कोशिश की। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी चाइनीज कंपनी की, इसके ऊपर थोड़ी लगाम लगाई गई है। यह अलग बात है कि भारत और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $125 बिलियन है, लेकिन अप्रैल जून 2020 में 2000 से लेके जितनी भी एफडीआई आई थी वो थी टोटल 15,422 करोड़, 15,422 करोड़। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तक ये आ गई 12,622, 12,622 करोड़ पे। मतलब ओवरऑल 3,000 करोड़ की एफडीआई चाइना से कम हुई है ड्यू टू मेजर्स इंपोर्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि क्या था कि 2020 के समय पे जब कोरोना फैल रहा था तो पूरी दुनिया में मंदी आई थी, तो इंडिया की जो कंपनीज के स्टॉक्स थे इनकी वैल्यू काफी गिर गई थी। तो कम वैल्यू पे चाइनीज कंपनियां टेक ओवर सा कर रही थी इंडियन कंपनीज को। इस चीज को भारत सरकार ने रोका, एफडीआई को रेगुलेट किया। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कंपनी सेक्रेटरीज है, जो कि गलत तरीके से चाइनीज कंपनी की मदद कर रहे थे इंडियन मार्केट में शेल कंपनीज बनाने के लिए और इंडियन कंपनीज ओन करने के लिए, उनके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चला दी है। डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और ये किसके बेसिस पे होगा? तो जो फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट है इसने कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इसके बारे में बताया और इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी बुलाया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके अंदर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं ओवरऑल अपनी पढ़ाई के बाद, और उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही उनको सीए के फील्ड में अलग अलग जगहों पे नौकरियां मिलती हैं। तो आईसीएआई ने भी बोला है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट एंड कंडक्ट ऑफ केसेस रूल्स 2007 के अंदर ओवरऑल इन कंप्लेंट्स को देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही है। फिर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, इसको भी इस अप्रैल में अमेंड किया है ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके। अगर ये कुछ गलत काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट टाइम बाउंड एक्शनरी एक्शन लिया जा सके। तो आगे के समय पे कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी
कुछ गलत करने से पहले 25 बार सोचेगा। अक्टूबर लास्ट से मतलब अक्टूबर 2021 से लगभग आधी दर्जन जो चाइनीज कंपनी है जो टेलीकॉम, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वहां पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ चुकी है, टैक्स इवेजन को लेकर, अंडर इन्वॉइसिंग को लेकर। 1 जून को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 को अमेंड किया। क्या बोला कि ऐसी कोई भी कंट्री जिसके साथ इंडिया बॉर्डर बनाता है, वहां का नेशनल किसी इंडियन कंपनी का डायरेक्टर या शेयर होल्डर बनेगा तो उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब कि बेसिकली डायरेक्ट चाइना को यहां पे नाम लेते हुए ये बोल दिया कि वो कंट्रीज जो भारत के साथ बॉर्डर बनाती हैं, जिसमें नेपाल आता है, वही पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, चाइना आता है, ठीक है ना, अफगानिस्तान आता है, हालांकि रियल बॉर्डर नहीं रहता, तो इन कंट्रीज के जो भी नेशनल्स हैं वो अगर इंडिया की किसी कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर बनेंगे तो उसको बनने से पहले भारत सरकार का अप्रूवल लगेगा। मतलब चाइना का कोई इंडिविजुअल इंडिया की कंपनी का डायरेक्टर या शेयर होल्डर बिना भारत सरकार के अप्रूवल के नहीं बन सकता। और इसी लाइंस पे 18 अप्रैल 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने चाइनीज कंपनी का जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर था इंडिया की लॉस मेकिंग फर्म्स को अक्वायर करने का, इसको रोक दिया। ये बोला कि भाई एफडीआई अगर आएगी चाइना से क्या मतलब उन कंट्रीज से जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर लगाता है, तो पहले प्रायर अप्रूवल लगेगा भारत सरकार। देखिए एफडीआई ऐसी चीज है जिसको भारत सरकार ऑटोमेटिक रूट के थ्रू प्रमोट कर रही है, बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स में बाहर के देश की कंपनियां आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, भारत सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्रिटिकल सेक्टर्स में घुस रहे हो, डिफेंस, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, प्राइवेट सिक्योरिटी जैसी, सिविलाइजेशन, माइनिंग, तो अब ऐसे केसेस में भारत सरकार की परमिशन लगेगी। लेकिन चाइना के केस में इन एनी केस भारत सरकार की परमिशन लगेगी इंडिया के अंदर एफडीआई लाने के लिए भी, और चाइना के किसी इंडिविजुअल के लिए इंडिया की कंपनी का शेयर होल्डर या डायरेक्टर बनने के लिए। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है भाई, कोविड-19 वर्सन मैटर्स इन सुंदरबंस। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने यहां पे ये बोला है कि सुंदरबंस के अंदर कोविड-19 ने चीजों को वर्सन कर दिया। एक्चुअली में एक स्टडी यहां पे कंडक्ट करवाई गई है यूएनडीआरआर के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा। ये पर्टिकुलर स्टडी करवाई गई है 5 ज्योग्राफिकल लोकेशंस में। ये 5 ज्योग्राफिकल लोकेशंस कौन कौन सी हैं? तो भाई इसमें आता है आपका भारत के सुंदरबंस, इंडियन सुंदरबंस, फिर बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, फिर इंडोनेशिया, फिर गोयाया दिक्विल, इक्वाडोर और टोगो। तो टोगो, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड सुंदरबंस इंडिया के, सुंदरबंस वैसे बांग्लादेश में भी है। इन 5 जगहों पे स्टडी कंडक्ट करवाई गई और इसके आधार पर यह पता किया गया कि भाई पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं बहुत गहरा इंपैक्ट डाला है। पैंडेमिक के हेल्थ इंपैक्ट की बात नहीं हुई, पैंडेमिक की वजह से हमने जो भी कर्व्स लगाए मूवमेंट के ऊपर, लॉकडाउन लगाए, इसके कास्केडिंग इफेक्ट्स आए हैं सोसाइटीज के ऊपर, और पहले की जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो और स्ट्रांग हो गई हैं। इस रिपोर्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग कास्केडिंग एंड सिस्टमैटिक रिस्क लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। तो बेसिकली ये रिपोर्ट क्या बोलती है? इस रिपोर्ट ने 5 केस स्टडीज को स्टडी किया और ये बताया कि पैंडेमिक की वजह से और पैंडेमिक को कंटेन करने की वजह से जो भी मेजर्स यहां पे लिए गए, उसकी वजह से सोसाइटी पे बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। सुंदरबंस की बात की जाए तो सुंदरबन पे तो डबल बर्डन आया, कोविड-19 तो आया ही, साइक्लोन अम्फन आ गया। मार्च टू मई के समय पे जब कोविड फैल रहा था तो एक खतरनाक, आप कह सकते हो सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था अम्फन। 20 मई 2020 को इसका लैंडफॉल हुआ था। 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, 190 किलोमीटर पर आवर के विंड के झटके चल रहे थे, स्टॉर्म सर्जेस थे 5 मीटर ऊंचे, $13 बिलियन का नुकसान किया इस अम्फन ने। इट वॉज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट साइक्लोन, इतना खतरनाक इसने नुकसान किया, जबरदस्त इकोनॉमिक डिस्ट्रेस लेके आया ये। इस पर्टिकुलर इलाके में लोग, सुंदरबंस में, नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत डिपेंडेंट है। फिश पकड़ने वाले लोग, क्रैब पकड़ने वाले, हनी गैदर करने वाले, बी कीपर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, ये सब यहाँ पे एक्टिव थे। इनके ऊपर तो इम्पैक्ट आया ही है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है सुंदरबन के इलाके पे, वो भी यहाँ पे साइक्लोन की वजह से तबाह हुए। और फिर और क्या तरीका बताया जा रहा है? सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं, कोविड-19 ने एजुकेशन को भी तोड़ के रख दिया। और चूंकि पहले से पॉवर्टी थी, कोविड-19 की वजह से पॉवर्टी और एक्सकर्बेट हो गई, तो भाई एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए जो ऑनलाइन टूल्स थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, इसको अफोर्ड करने के पैसे लोगों के पास नहीं थे। तो कोविड-19 ने एक एडिशनल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस डाल दिया पेरेंट्स के ऊपर, जिसके चलते आप देखो तो अंडर एज गर्ल्स को पढ़ाई के बजाय उनकी जल्दी शादी की गई लॉकडाउन के समय पे। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन के साथ साथ सोशल डिस्ट्रप्शन भी यहाँ पे हुआ है। तो जो यंग गर्ल्स थी उनकी जल्दी शादी कर दी गई, और जो यंग बॉयज थे जो कि स्कूल जाते थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, उनको चाइल्ड लेबर में यहाँ पे लगा दिया गया। माओ पे भी बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ा है।
लंबे समय तक अगर आप देखो तो जो ये वुमेन थी, इनको फील्ड में काम करना पड़ा अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि जिस घर का भी आदमी शहरों में काम कर रहा था वो जॉबलेस हो गया, तो गांव के लोगों के ऊपर प्रेशर आ गया, तो वो को घर से बाहर निकलना पड़ा, खासकर गांव की वुमेन को घर से बाहर निकलना पड़ा अपने एंड्स को मीट कराने के लिए, कमाने के लिए, पैसे लाने के लिए घर के अंदर। ओके। एक और बात थी, वुमेन की हाइजीन और सेफ्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। हाइजीन और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो रुक गया कोविड के समय पे। जो पहले से टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड थी वो कभी कभी फ्लड्स में तबाह हो गई, डैमेज हो गई, खराब हो गई, तो उसके चलते फिर से वुमेन को ओपन डेफिकेशन को रिजॉर्ट करना पड़ा, जिसने कहीं ना कहीं वुमेन सैनिटेशन और सेफ्टी दोनों को ही यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सुंदरबंस में तो यह बताया जा रहा है कि कोविड 19 और अम्फन के कंबाइंड कॉज की वजह से चाइल्ड मैरिज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर जो पुअर हाउस होल्ड थे उनकी एवरेज लोकल इनकम गिरी, 88% हाउस होल्ड की एवरेज लोकल वीकली इनकम गिरी। और बिल इनकम गिरी कितनी, तो 63% नीचे गिरी। और जब आपकी इनकम गिरेगी तब आप खाना अच्छा नहीं खाओगे, जब आप खाना कम खाओगे तो आपको प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा, तो आप माल नूरिस्ट रहोगे। सुंदरबन फॉरेस्ट के बारे में बात की जाए तो सुंदरबंस वेनिस से 10 गुना ज्यादा बड़े हैं, 4000 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। इंडिया साइड ऑफ जो सुंदरबंस है वहां पे 102 आइलैंड्स है, जिसमें से 54 पे लोग रहते हैं। सुंदरबन में सबसे बड़ा कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे फॉरेस्ट है, जिसमें से 4,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में आता है, 6,000 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर आता है। सुंदरबंस बायो रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट फिशरी बोर्ड है, क्योंकि यहाँ के ब्रैकिश वाटर में बहुत सी मछलियां पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए सुंदरबंस में गंगा और बहुत सी नदियों का पानी जाता है, तो फ्रेश वाटर भी जा रहा है, समुद्र का वाटर भी है। तो यहाँ पे जो पानी है वो प्रॉपर खारा नहीं है, प्रॉपर फ्रेश नहीं है, वो खारा पानी मतलब सॉल्ट वाटर प्लस फ्रेश वाटर का मिक्सचर है। और इस मिक्सचर में बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज की मछलियां पनपती हैं। तो इन मछलियों को पकड़ के लोग अपना फिशरीज का बिजनेस चलाते हैं। फिर 400 मेजेस्टिक और फेरी रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनको देखने के लिए लोग जाते हैं। गोसावा नाम का एक बहुत बड़ा आइलैंड है सुंदरबंस पे, इंडियन साइड पे, ये इनहेबिटेड आइलैंड है। ओके। यहाँ पे अपना खुद का पंचायत है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, लोकल गवर्नेंस है, टाइडल फिनोमिना यहाँ पे 2 बार देखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। साइक्लोन्स, फाइटोप्लैंक्टन, टाइगर अटैक, इस प्रकार की न्यूज सुंदरबन से आती रहती हैं। लेकिन सुंदरबन के ऊपर कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ ये यहाँ पे हुआ। सुंदरबंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज समवेयर अराउंड 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल की 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल के बराबर ही यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। सुंदरबन को अगर आप देखें तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1973 में, मतलब सुंदरबन टाइगर रिजर्व का कोर एरिया सुंदरबंस को टाइगर के कंजर्वेशन के लिए रिजर्व किया गया 1973 में। इसको नेशनल पार्क बना दिया गया 4 मई 1989 को। और रिसेंटली सुंदरबंस को न्यू 7 वंडर्स ऑफ द नेचर के फाइनलिस्ट में नॉमिनेट किया गया था। बहुत सारे पब्लिकेशंस सुंदरबंस को बैकग्राउंड बना के लिखे गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक जंगल बाई एमिलियो सलगारी, सुंदर बने अर्जुन सरदार बाई शिव शंकर मित्र एंड पद्मनादिर माझी। फिर अच्छा, पद्मनादिर माझी लिखी है मानिक बंदोपाध्याय ने, आई एम रियली सॉरी। फिर भाई मैन बुकर प्राइज जो विनिंग नॉवल है मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी के द्वारा, ये भी सुंदरबन को बेस बना के लिखी गई है। और जो हंग्री ट्राइड है वो भी अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है सुंदरबंस को बेस बना के। तो सुंदरबंस को बेस बना के बहुत सारी पब्लिकेशन, बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई प्रधानमंत्री जी पहुंचे गुजरात में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए। 21,000 के करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपने स्टेट गुजरात में लॉन्च किए, अपने होम स्टेट गुजरात में, जहां पे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे। अगले 6 महीनों में गुजरात के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो गुजरात की डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है पीएम मोदी पर्सनली देखते हैं। पहले वो गुजरात के सीएम रहे, उस समय पे भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, अब भी डेवलपमेंट के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अगर आप देखो तो फाउंडेशन स्टेट यहाँ पे डाला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन रेलवेज का वडोदरा में, जिसकी कीमत 16,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है ना। यहाँ पे 357 किलोमीटर लंबा पालनपुर मदर सेक्शन बनाया जाएगा, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा। फ्रेट कॉरिडोर मतलब यहाँ पे लॉजिस्टिकल चीजें, मालगाड़ियां बहुत चलाई जाएंगी सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फिर सूरत, उधना, सोमवती और साबरमती रेलवे स्टेशन की फाउंडेशन स्टेन्स डाले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि 1800 करोड़ के खर्चे पर अर्बन इलाकों में 1,38,000 घर बनाए जाएंगे और रूरल इलाकों में 1,530 घर बनाए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नया कैंपस का फाउंडेशन स्टोन वडोदरा में डाला, किसने, मोदी जी ने। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है इसको 425 करोड़ के खर्चे पर बनाया जाएगा और सालाना ये 2,500 स्टूडेंट्स को एडमिशन देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना न्यूट्रिशन स्कीम, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए 800 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किए गए।
तो जो वुमेन प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, उनको 2 किलो चिकपीस, 1 किलो येलो तूर दाल और 1 किलो एडिबल ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। ओके, ये स्टेट असेंबली के बजट में भी स्कीम बताई गई थी। अब चूंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है स्कीम्स को लेके, वेलफेयर स्कीम्स को लेके गुजरात में, वो सेम ही है। चेंजेस कब आ जाते हैं? जब राज्य में अलग सरकार होती है और केंद्र में अलग सरकार होती है। फिर पोषण सुधा योजना, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को एड्रेस किया जाएगा। सारी ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ गुजरात में ये पोषण सुधा योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। 1.36 लाख ट्राइबल वुमेन इससे बेनिफिट करेंगी। ट्राइबल वुमेन की टेस्टिंग की जाएगी, कोई डिजीज है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको रिजॉल्व रेक्टिफाई किया जाएगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, अमृत सरोवर मिशन कुड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए क्या है, रेलवेज और हाईवे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को एक्सपेडाइट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला है कि जो भी पॉन्ड और टैंक आप डिस्ट्रिक्ट में खोदते हो, उससे जो भी सॉइल और सिल्ट निकलता है, इसको आप अमृत सरोवर मिशन के थ्रू जो सॉइल सिल्ट निकल रहा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज करो। देखिए, अमृत सरोवर मिशन क्या है? अमृत सरोवर मिशन के अंदर पूरे देश में बहुत सारे पॉन्ड्स और टैंक्स बनाए जा रहे हैं जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके, वाटर की अवेलेबिलिटी पूरे साल में रहे लोगों के पास। अब ये जो भी वाटर बॉडीज आपकी मतलब बनाई जाएंगी, तो उसके लिए बहुत सारी जमीन खोदी जाएगी, तो उससे बहुत सारा अर्थ एक्सकेवेट होगा, मिट्टी निकलेगी, पत्थर निकलेगा, और इस मिट्टी पत्थर को इस्तेमाल करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो जो वाटर कंजर्वेशन मिशन चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2022 को, जिससे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसके हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 75 वाटर बॉडीज को रिज्यूविनेट किया जाएगा अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। यहां से जो भी सिल्ट वगैरह निकलेगा, जो भी 50,000 वाटर बॉडीज रिज्यूविनेट होंगी 15 अगस्त 2023 तक, वहां से निकलने वाले मलबे को रेलवे के प्रोजेक्ट्स में और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज किया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व एक्सकवेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ अर्थ। ये अमृत सरोवर मिशन की बात हो रही है। इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और सिल्ट। इस सॉइल और सिल्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाएगा सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो जहां जहां पे भी अमृत सरोवर मिशन के अंदर अर्थ की खुदाई हो रही है, वहां से मिट्टी सिल्ट भरो और लेके कहां जाओ, जहां भी रेलवेज या एनएचएआई की किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। इसके लिए जितने भी जोनल रेलवेज के जनरल मैनेजर हैं, इनसे बोला गया कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन को नोडल ऑफिसर बनाओ। ये नियरेस्ट अमृत सरोवर को रेलवे के प्रोजेक्ट के साथ जोड़ेगा, और कुछ सिमिलर चीज ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे बोली गई। ओके, अभी इस चीज को लेकर थोड़ा बवाल भी हुआ था। तमिलनाडु के अंदर एक ईस्ट कोस्ट रोड है जो कि चेन्नई के ममल्लापुरम को पुदुचेरी से जोड़ती है। इस ईस्ट कोस्ट रोड की वाइडनिंग की बात की जा रही है। बड़ी बेहतरीन है ये ईस्ट कोस्ट रोड। एक बार शाम के समय पे मैं ईस्ट कोस्ट रोड के थ्रू पौंडीचेरी गया था। बड़ी ही प्यारी सी हवा चलती है, बगल में ही समुंदर है, सी ब्रीज आती है जबरदस्त एकदम। तो बेसिकली इस ईस्ट कोस्ट रोड की वाइडनिंग की बात हो रही है। तो इस वाइडनिंग के लिए मलबे, सॉइल्ड सिल्ट वगैरह की कमी थी, तो काफी बवाल वगैरह हो गया था। एनएचएआई ने धमकी दे दी थी कि हम काम बंद कर देंगे। हालांकि तमिलनाडु की सरकार ने इंटरवीन किया, केंद्र की सरकार ने इंटरवीन किया, और फाइनली यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी 75 वाटर बॉडीज तमिलनाडु की हर डिस्ट्रिक्ट से जो सॉइल सिल्ट एक्सकवेट होगा, वो पहुंचाया जाएगा यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रोड पे काम करवाने के लिए। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, गार्लिक प्राइसेस लूजेस पंजेंसी, फार्मर्स इर्क। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 साल पहले एक इवेंट हुआ था। 6 लहसुन उगाने वाले फार्मर्स को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एजिटेशन कर रहे थे मंदसौर में। उनको क्या चाहिए था? मिनिमम सपोर्ट चाहिए, प्राइस चाहिए था अपने प्रोड्यूस के लिए। तो है क्या कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर बेल्ट है, जहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोटा, रतलाम, मंदसौर, झलावर, बारान, नीमुच और उज्जैन, इसको बोला जाता है देश की गार्लिक बेल्ट। यहाँ पे इंडिया का 50% गार्लिक यानी कि लहसुन पैदा होता है। ठीक है भाई। अब लंबे समय से डिमांड है कि भाई यहाँ पे कोई मार्केट मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइप की स्कीम लेके आई लहसुन के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जो लहसुन है वो भाई 2 किलो पर केजी पे बिक रहा है। जो कम क्वालिटी वाला लहसुन है वो 2 रुपए प्रति केजी। क्या होता है 2 रुपए? तो जो फार्मर्स हैं इस पर्टिकुलर इन डिस्ट्रिक्ट्स के, वो क्या बोल रहे हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से मदद मांग रहे हैं कि भैया एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम दो, हमारे जो लहसुन है इनको एक मिनिमम कॉस्ट पे खरीदो। तो एजिटेशन हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के हेड के अंदर।
ताकि ओवरऑल जो लहसुन प्रोड्यूसर्स हैं इनकी थोड़ी तो कमाई हो सके। ये जो लहसुन प्रोड्यूसर्स हैं, पहले इनकी लहसुन की ठीक ठाक डिमांड थी, गार्लिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट, गार्लिक सॉस, इसका एक्सपोर्ट भी होता था इंडिया से, इंडिया के अंदर भी डिमांड ज्यादा थी। लेकिन ओवरऑल इस पैंडेमिक के बाद जो डिमांड और कंजम्पशन है गार्लिक प्रोडक्ट्स का, वो बहुत कम हो गया। लोग थोड़ा हेल्दी डाइट लेते हैं तो गार्लिक को थोड़ा कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, हालांकि गार्लिक फायदेमंद भी होता है। जो थोड़े बहुत बीमार होते हैं वो गार्लिक को अवॉइड करते हैं। तो गार्लिक को लेके ओवरऑल मार्केट में डिमांड कम है, बस गार्लिक का एक्सपोर्ट भी कम हो रहा, तो इसकी वजह से इस इलाके में पैदा हुआ गार्लिक बिक नहीं पा रहा है। प्लस गार्लिक की ईल्ड भी बहुत कम हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का बोलना है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पे गार्लिक की ईल्ड कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो यहाँ की लोकल गार्लिक वेराइटीज में वायरस लोड ज्यादा है, जल्दी वायरस पकड़ लेता है। तो ऊटी और हिमाचल प्रदेश की अच्छी गार्लिक सीड्स को लाके यहाँ पे खेती करने की बात की जा रही है। एक ही प्रकार के क्रॉप या सीड की अगर आप खेती करोगे तो वो प्रोन टू हो जाएगा डिजीजेस को। तो बेटर क्या रहेगा कि आप रोटेशन करते रहो। तो उस रोटेशन से अगर अच्छी सीड्स आप इस्तेमाल करते हो तो गार्लिक की ईल्ड इंप्रूव हो सकती है। प्लस ओवरऑल यहाँ पे जो सस्ती वाली गार्लिक होती है, जिसको आप बोलते हो लॉटरी क्वालिटी, जिसको आप बोलते हो स्मॉल गार्लिक्स, इसका एक्सपोर्ट घट गया है। तो गार्लिक का जो दाम है ओवरऑल इस पर्टिकुलर इलाके में काफी वेरिएबल चल रहा है। वैसे बताया जाए तो राजस्थान के कोटा डिवीजन में 1.15 लाख हेक्टेयर्स में गार्लिक की खेती होती है, और गार्लिक इस साल लगभग 2 रुपए प्रति केजी से 15 रुपए प्रति केजी के दाम पे बिक रहा है, जो कि आप कह सकते हो इस साल ईल्ड भी कम है और जिस दाम पे गार्लिक बिक रहा है वो भी बहुत ज्यादा कम है। उसका वजह यह है कि देखिए, एक तो गार्लिक की ईल्ड इस बार इसलिए कम हो गई क्योंकि हीट हाई वेव आई थी। तो हीट वेव के चलते जो गार्लिक की फसल थी वो ठीक तरीके से मैच्योर नहीं हो पाई, उसकी अर्ली हार्वेस्टिंग करनी पड़ गई। तो जो गार्लिक पैदा हुआ थोड़ी लो क्वालिटी का। अब पिछले साल क्या हुआ था कि अच्छी क्वालिटी की गार्लिक का 50 रुपए प्रति किलो मिलता था, खराब क्वालिटी की गार्लिक का 7 से 8 रुपए प्रति किलो मिलता था। इस बार खराब क्वालिटी का सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो उतनी है, इनफैक्ट बढ़ी है। प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 2.5 लाख पर हेक्टेयर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बढ़ गई है ड्यू टू इंक्रीज्ड पेट्रोल प्राइसेस एंड सीड प्राइसेस। इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ना मार्केट में। तो पिछले साल से इस बार कंपैरिजन में ईल्ड कम हुई है, और उसके साथ साथ दाम भी यहाँ पे गार्लिक के कम हो गए, और इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, और हीट वेव की वजह से ईल्ड कम हुई है। तो ओवरऑल इन गार्लिक फार्मर्स की हालत कमर टूट के रह गई है। तो क्या भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई मदद नहीं आ रही? देखिए, एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम अनाउंस की गई है केंद्र सरकार के द्वारा 3,250 रुपए प्रति क्विंटल की 2018 में। इसमें से लगभग 2,957 रुपए केंद्र की सरकार देगी, बाकी राज्य की सरकार मिलाएगी। बट प्रॉब्लम यह है कि राज्य की सरकार की तरफ से कोई प्रोक्योरमेंट ही नहीं हो रहा गार्लिक का। देखिए, ऐसा होता है ना, गार्लिक एक ऐसी चीज है जो किसी को आप ज्यादा फेयर प्राइस शॉप्स में भी नहीं बेचोगे। फेयर प्राइस शॉप्स में जाओगे, जो आप पीडीएस वाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली, वहां पे दाल चावल मक्का ये सब बिकता है, गार्लिक कोई नहीं खरीदता। लहसुन तो वैसे ही सस्ता मार्केट में मिल जाता है, कोई फेयर प्राइस शॉप से आके नहीं खरीदता। तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ज्यादा गार्लिक खरीदने की मूड में है नहीं, क्योंकि खरीद के उसको बेचेंगे कहाँ। और इस बेल्ट के फार्मर्स बोल रहे हैं गार्लिक खरीदो, नहीं तो हमारा गार्लिक सड़ रहा है। इनफैक्ट इस गार्लिक को ट्रांसपोर्ट करने तक के पैसे नहीं है फार्मर्स के, बाद तो तबाह कर रहे हैं। कुछ जगहों पे तो गार्लिक के साथ साथ जो प्याज है वो 2 रुपए से 5 रुपए प्रति केजी में बिक रहा है। तो इन फार्मर्स को अर्जेंट मदद की जरूरत है। तो बेसिकली गार्लिक के रिस्पेक्ट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बनाना, गार्लिक की ईल्ड को इंक्रीज करवाना, गार्लिक के जो फार्मर्स हैं उनको सस्टेनेबिलिटी किसी और क्रॉप की खेती में डाइवर्ट करना, साथ साथ गार्लिक के एक्सपोर्ट को इंडिया से बढ़ाना, जिसको अपेडा प्रमोट कर सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इन गार्लिक फार्मर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए। जीएस पेपर 2 इश्यूज विद फार्मर्स, एग्रो प्रोडक्ट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भैया रवांडा माइग्रेंट प्लान, बोरिस जॉनसन का जो रवांडा माइग्रेंट प्लान है, इस बात को लेके कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन के ऊपर प्रेशर है। क्या है ये प्लान? देखिए, क्या था कि यूके और रवांडा माइग्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसको आप रवांडा डील बोलते हो, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो गवर्नमेंट ऑफ यूके और रवांडा के बीच में, रवांडा जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है, अप्रैल 2022 में साइन हुआ। तो रवांडा से जो असाइलम सीकर्स आए थे यूके के अंदर, और रवांडा की आसपास की कंट्री से जो असाइलम सीकर्स आ जाते हैं, कभी कभी युगांडा से, बुरुंडी से, तंजानिया से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, सुदान से, साउथ सुदान से, घूमते घामते क्या करते हैं कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच जाते हैं यूके में। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है यूके, उनको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब यूके की लोकल पॉलिटिक्स पे प्रेशर आता है, तो ये प्लान बनाया गया रवांडा डील, जिसके अंदर बोला गया कि यूके से जो लोग भी असाइलम सीकर की तरह, सॉरी, रवांडा से जो लोग भी, रवांडा के आसपास की कंट्री से जो लोग भी यूके के अंदर असाइलम सीकर की तरह आए गए हैं, उनको हम वापस रवांडा भेज देंगे। इसके लिए हम एक लमसम अमाउंट पर माइग्रेंट
रवांडा की सरकार को दे देंगे, प्लस एक ओवरऑल पैकेज डील जो कि 120 मिलियन पाउंड्स है, ये भी यूके ने रवांडा को दिए। तो बेसिकली यूके यहाँ पे जो अपने यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स पहुंच रहे हैं, इनको कम करना चाहता है। यूके के यहाँ पे इमिग्रेशन करना बहुत मुश्किल है। आप आईएम अहमदाबाद से पढ़े लिखे भी हो तो भी यूके के अंदर वर्क वीजा मिलना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूके इज वेरी कंजर्वेटिव विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेंट्स। यूएस के अंदर आपको मौका मिल सकता है, यूके के अंदर बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे हुआ ये है कि इस रवांडा डील के अंदर कुछ रवांडा के नेशनल्स को फ्लाइट पे बैठा के बोरिस जॉनसन भेज रहे थे, लेकिन यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट आ गई, बहुत सारा एजुटेशन होने लगा इंग्लैंड के अंदर कि ये गलत है, ये इनह्यूमन है, रवांडा में इन लोगों को मार दिया जाएगा, इनकी सरकार इनको सपोर्ट नहीं करती। बहुत सारे गवर्नमेंट क्रिटिक्स हैं जो कि रवांडा छोड़ के भाग के जैसे तैसे यूरोप और यूके में पहुंचे हैं। इनको अगर आप जबरदस्ती रवांडा भेज दोगे तो वहां पे उनको प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, मारा जाएगा। तो इस बातों को लेकर इन लॉजिक पे बोरिस जॉनसन के इस प्लान को यूके में ब्लॉक किया जा रहा है। बोरिस जॉनसन एक कंजर्वेटिव माइंडसेट से चल रहे हैं, उनका बिल्कुल एंटी इमिग्रेंट स्टांस है और कंजर्वेटिव वोट बेस को वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये है बोरिस जॉनसन का, ये भी बोलना है कि जो पीपल स्मगलिंग नेटवर्क है, जो रवांडा और आसपास की जो गरीब कंट्रीज अफ्रीका की यहाँ पे इलीगल स्मगलिंग नेटवर्क के थ्रू ये लोग यूरोप और यूके में जो एंट्री मारते हैं, इसको तोड़ने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भी जो रवांडा डील है काफी काम आएगी। फिर यहाँ पे और बहुत सी चीजें की गई हैं कि 12 मंथ का पायलट प्रोग्राम चलाया गया, वो लोग जो इलीगली यूके में एंट्री मारते हैं उनको उनकी इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग करना, उनको ट्रैक करना कि वो कहाँ हैं, बाहर गए कि नहीं गए, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई। इससे पहले भी रवांडा का इसराइल के साथ एक ऐसी ही डील हुई थी 2019 में, जो कि बहुत हद तक फेल हो गई। कई बार क्या हुआ कि 4000 लोग जो एरिस्ट्रिया सूडान से आए थे, ओके, उनको इसराइल ने वापस भेज दिया रवांडा के अंदर, फिर वो फिर से रवांडा छोड़ के इसराइल आने लगे या किसी और दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश करने लगे। देखिए जो रवांडा डील है, रवांडा कंट्री की सरकार तो अपना ही लेगी। सरकार को तो यूके की सरकार से एक लमसम अमाउंट मिल रहा है, हर माइग्रेंट का कुछ पैसा मिल रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं जो कि रवांडा की सरकार से डर के भाग रहे हैं यूके के अंदर, इनके ह्यूमन राइट्स का क्या? इस बात को लेके यूके के अंदर बवाल हो रहा है कि नहीं भाई इनको रिपोर्ट मत करो, बट यूके की सरकार बोल रही है कि इनको यहाँ पे रख लिया तो लोकल पॉपुलेशन के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये पूरा इशू यहाँ पे जारी है। जीएस पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। और तुनिशिया में कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम को अपोज किया जा रहा है। जो इस समय पे प्रेसिडेंट कायस सैयद हैं, जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने गलत तरीके से पावर को कब्जाया है तुनिसिया के अंदर, इन्होंने रिसेंटली क्या किया कि एक नया संविधान लाने की कोशिश की है और इस नए संविधान में अपनी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को ज्यादा ताकत देने की कोशिश की है और इसके लिए एक रेफरेंडम कंडक्ट करवा रहे हैं। कायस सबित बोल रहे हैं तुनिसियंस को कि भाई मेरी प्रेसिडेंसी को ज्यादा ताकत दो, और ज्यादा ताकत के बाद ये लिटरली एक डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी, ऐसा भी बहुत से लोगों को बोलना है। तो ओवरऑल इस नए कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम को ना पास होने देने के लिए अपोजिशन बढ़ गया है प्रेसिडेंट कायस सैयद के अगेंस्ट। जो अपोजिशन के लीडर हैं अबीर मौसी, ये फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी के हैं, इन्होंने बोला है कि ये जो कायस सैयद है, एक एग्जीक्यूटिव पावर के दम पे डिक्टेटोरियल तरीके से चीजें चला रहा है, ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहता है, इसने पहले भी कूप किया, ये आगे भी कूप करेगा। तो कायस सैयद के अगेंस्ट जो तुनिस नाम की कैपिटल है तुनिशिया की, वहां के काजबा स्क्वायर और बाब सोयका स्क्वायर पे भारी बवाल हुआ। ओके, ये जो काइस सईद अमेंडमेंट के थ्रू अपनी प्रेसिडेंसी को ज्यादा ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को लोग सड़कों पे उतर के अपोज कर रहे हैं तुनिसिया के अंदर। ओके, जो काइस सईद हैं, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेप्स लिए। जो पहला इलेक्टोरल कमीशन था, उसके बजाय एक नया इलेक्टोरल कमीशन बना दिया। ऐसा बताया जाता है कि इन नए इलेक्टोरल कमीशन में काइस सईद के ही जो वफादार वो लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों का बोलना है कि ये तो काइस सईद इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही कंट्रोल करके बैठे हैं। फिर जो डजन्स ऑफ जजेस थे तुनिसिया के अंदर, उनको सस्पेंड कर दिया कायस सईद ने, एक नई टेम्पररी जुडिशियल काउंसिल बना दी, तो जजेस भी इन्होंने अपने हिसाब से अपॉइंट किए। फिर आप देखो तो जो कायस सईद के सपोर्टर हैं, उनका ये बोलना है कि जो पुराने लोग थे वो करप्शन को करते थे, हम करप्शन क्लेंस कर रहे हैं सिस्टम से। तो कायस सईद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं, और जो तुनिसिया की मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वो रेफरेंडम को ब्लॉक कर रही है, बोल रही है हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज और लोग कायस सईद के अगेंस्ट खड़े हैं, बहुत सारे सपोर्ट में खड़े हैं। अगर कायस सैयद का ये रेफरेंडम पास हो गया तो 2011 का जो रेवोल्यूशन था, जिससे तुनिसिया के अंदर डेमोक्रेसी आई थी, उसके मूल जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं हिल जाएंगे। अगर आप देखो तो जो यूनिक कैमरल असेंबली थी वो बनी थी 26 अक्टूबर 2014 को, कब? तुनिसिया में। 2011 के रेवोल्यूशन से पहले जब डिक्टेटर सरकार थी तुनिसिया के अंदर, तो दो हाउसेस थे, चैम्बर ऑफ एडवाइजर्स था और लोअर चैम्बर्स था, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। इनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि एक ही आदमी का राज चलता था। 2014 के बाद एक यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर बना। अगर देखा जाए तो तुनिसिया की पार्लियामेंट एक ऐसी पार्लियामेंट है जहां पे फीमेल कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। 68
फीमेल मेंबर्स हैं तुनिसिया की 217 सीटों में। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स इन अरब वर्ल्ड कहां पे है? तुनिसिया में। तो तुनिसिया के अंदर ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी अपने नियम कानूनों को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये इस रेफरेंडम के बाद पता चलेगा। लेट्स सी रेफरेंडम पास होता है या नहीं होता। तुनिसिया मेडिटेरियन सी में आता है, साउथ मेडिटेरियन सी में। बगल बगल में कौन सी कंट्रीज हैं? एक है अल्जीरिया और एक है लिबिया। ओके भाई, तो ये था आज का करंट अफेयर डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के जाएं अगर